हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन में हम सीख रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, जब आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिलेंगे। कंटिन्यूस आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे। भाषा, आखिर प्रबंध क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा, लॉरेंस एप्ली ने कुछ परिभाषा बोली है। लॉरेंस एप्ली की परिभाषा क्या है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब प्रबंध जो बनाया गया है बेटा, वो व्यक्तियों के लिए बनाया, व्यक्तियों के विकास के लिए बनाया गया है, वस्तुओं के लिए नहीं है। मतलब आप किसको निर्देशित कर सकते हो, व्यक्तियों को दिशा निर्देश बता सकते हो, वस्तु को थोड़ा ना दिशा निर्देश देंगे आप, है ना। तो क्या बोल रहे हैं लॉरेंस एप्ली के अनुसार, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। अगली परिभाषा आती है लुईस एनल की परिभाषा आती है। लुईस एनल क्या बोलता है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। मतलब प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, मतलब प्रबंध के जो कार्य हैं वही प्रबंध है। मैनेजर जो काम करेगा वही प्रबंधक कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल की परिभाषा क्या है। हेनरी फ्योल बोलता है प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना। प्रबंध से आशय क्या है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। कुल मिला के बात ये बोली गई, मतलब प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उस कार्य को डिवाइड कर। भाई सबसे पहले क्या बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी। सबसे पहले पूर्वानुमान लगाया जाएगा, उसके बाद योजना बनाई जाएगी, उसके बाद संगठित किया जाएगा, फिर आदेश दिया जाएगा, फिर उन सबको समन्वय करना पड़ेगा। और ये सब चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण। क्या करना पड़ेगा बेटा, नियंत्रण करना पड़ेगा। तो कुल मिला के परिभाषा क्या बोली गई है कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। ये कौन बोलता है, हेनरी फ्योल। क्लियर। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं प्रबंध की विशेषताओं की ओर। आखिर प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या लक्षण है या उसकी क्या प्रकृति है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन प्रबंध की विशेषताएं। विशेषताएं कह लो, प्रकृति कह लो या लक्षण कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रबंध की विशेषता में पहला पॉइंट लिखा है बेटा यहाँ पे, सामूहिक प्रयास। क्या लिखा है, सामूहिक प्रयास। क्या होता है सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास का मतलब होता है बेटा, प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। सबसे पहले लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, लक्ष्यों को डिसाइड किया जाता है, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं ताकि उनको समय रहते हम प्राप्त कर सकें। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रबंध के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट अपना आता है बेटा, दूसरा पॉइंट आता है सार्वभौमिकता। क्या आता है बेटा, सार्वभौमिकता। क्या होती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब प्रबंध जो है वो सभी स्तरों पर लागू होता है। सार्वभौमिक है, सभी जगह पर समान रूप से लागू होता, चाहे उच्च स्तर प्रबंध हो, चाहे निम्न स्तर प्रबंध हो, चाहे मध्य स्तरीय प्रबंध हो। मतलब प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध हर स्तर पर लागू होता है और हर क्षेत्र पर लागू होता है। प्रबंध जो होता है हर क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे अस्पताल हो, चाहे क्लब हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो। मतलब हम कह सकते हैं प्रबंध कैसा है, सार्वभौमिक है, सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि हर जगह पर हमको प्रबंध की जरूरत पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध सार्वभौमिक है। ठीक है। अगला अपना तीसरा पॉइंट आता है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है कला और विज्ञान। मतलब प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। दूसरों से कार्य करवाना एक कला है। यदि आप दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहे हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, अपने तरीके से कोई काम करवा रहे हो तो वो एक कला है। लेकिन उसी काम को यदि आप सिद्धांत पूर्वक और नियम पूर्वक करवा रहे हो तो विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। दूसरों से कार्य करवाना एक कला है, वही कार्य को नियम पूर्वक और सिद्धांत पूर्वक करवाना विज्ञान है। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा आता है बेटा कौन सा, विभिन्न स्तरीय। कितने स्तर बेटा, विभिन्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं प्रबंध के, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। हम कह सकते हैं प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य, निम्न। क्लियर। चलें अगली विशेषता आती है बेटा, अगली विशेषता क्या है, अगली विशेषता है अदृश्य कौशल।
मतलब प्रबंध कैसा एक अदृश्य कौशल है, इसको ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। क्या कैसे कैसे किया जा सकता है बेटा? केवल आप महसूस कर सकते हैं कि ये प्रबंध है। कैसे महसूस कर सकते हैं कि भाई अगर परिणाम हमारे अच्छे हैं, अगर रिजल्ट हमारा अच्छा आया तो हम कह सकते हैं हमारा प्रबंध अच्छा रहा। यदि मान लो हमारा रिजल्ट अनुकूल आया, विपरीत आया, तो हम कह सकते हैं भाई हमारा प्रबंध अच्छा नहीं है। तो प्रबंध को केवल काय के रूप में देखा जा समझा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है काय में? परिणामों से। क्लियर? अगला पॉइंट आता है बेटा, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है उद्देश्यपूर्ण होना। मतलब प्रबंध कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया योजना बनाई जाती है और फिर काम को बांटा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के प्रबंध किया ही नहीं जा सकता है। भाई आपने उद्देश्य डिसाइड नहीं किए और प्रबंध कर लोगे तो कोई मतलब थोड़ी ना है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% पेपर वाले का चांसेस है। इसका नाम है प्रबंध के कार्य कह लो या प्रबंध के क्षेत्र कह लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। पहला पॉइंट का नाम है नियोजन। पहला पॉइंट है नियोजन। अब नियोजन किसे कहते हैं? सबसे पहले समझ लो, यह प्रबंध का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। मतलब भविष्य में जो जो घटनाएं होने वाली हो उसका एक अनुमान लगा के नोट डाउन कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत योजना बनाई जाती है। भविष्य में जो भी चीज घटित होने वाली, क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ेगी, इन सबका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। तो कह सकते हैं प्रबंध नियोजन प्रबंध का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्लियर? चलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है बेटा। दूसरा कार्य का नाम होता क्या? दूसरा कार्य हमारा संगठन। क्या है? संगठन। संगठन क्या होता है? यह प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, पूरी टीम होती है। ये प्रबंध का आंख, नाक, हाथ, पैर माना जाता है और कह सकते हैं यह प्रबंध की आत्मा है। मतलब संगठन को प्रबंध की आत्मा कहा जाता है और बिना आत्मा के कोई भी शरीर जीवित नहीं रह सकता है। तो यह इसका सबसे प्रमुख कार्य माना गया है। अगला हमारा पॉइंट आता है बेटा, अगला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगला तीसरा आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यह प्रबंध का तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत नए नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। नए नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है काम के हिसाब से। भाई जो काम है उस काम के हिसाब से नए नए कर्मचारियों को किया जाता है। बिना नियुक्तिकरण संगठन का काम संभव ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नियुक्तिकरण करना पड़ेगा। क्लियर? तो यह प्रबंध का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अगला हमारा आता है बेटा चौथा कार्य है। चौथा कार्य का नाम क्या है बेटा? चौथा कार्य का नाम है हमारा निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन देना, मतलब कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना। क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब चीजों का एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं निर्देशन या डायरेक्शन देना। तो यह प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अगला हमारा आता है बेटा, अगला आता है अभिप्रेरणा। अगला हमारा कौन सा है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है बेटा मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन का मतलब? क्या होता है यहाँ पर कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, उनको उनके कार्य के प्रति लगाव पैदा कराया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? लगाव पैदा कराया जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो कहने का मतलब यह प्रबंध का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनको उनके कार्य के प्रति लगाव पैदा किया जाता है ताकि वो अपने काम को मन लगा के करें, मोटिवेट किया जाता है। क्लियर? अगला आता है, अगला छठवां सब कार्य आता है क्या? अगला आता है क्या? संप्रेषण। क्या आता है बेटा? संप्रेषण करना। संप्रेषण का मतलब होता है क्या? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, संदेशों का आदान प्रदान करना। बिना इसके तो संदेशों का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता है। संप्रेषण मतलब यह प्रबंध का छठवां सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है बेटा, अगला सबसे महत्वपूर्ण अगला आता है सातवां पॉइंट है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि भैया अगर प्रबंध का कार्य करना है तो नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रबंध के सभी कार्य को सिस्टमैटिक सही तरीके से करना है तो बिना नियंत्रण के हो ही नहीं सकता है। तो यह प्रबंध का सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
क्लियर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है प्रबंधक का अंतिम कार्य कौन सा है, तो प्रबंधक का अंतिम कार्य होता है बेटा नियंत्रण करना। क्या करना, नियंत्रण करना। बिना नियंत्रण के आप प्रबंध कर ही नहीं सकते हैं, उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है। लास्ट क्या है, समन्वय करना। समन्वय आता है बेटा। समन्वय का मतलब क्या होता है समन्वय का मतलब होता है बेटा सबको एक साथ लेके चलना, सबको एक साथ लेके चलना, मतलब मधुर संबंध बनाना। मधुर संबंध कैसे बन सकते हैं भाई, कर्मचारियों के बीच में, प्रबंध और कर्मचारी के बीच में एक आपस में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, मधुर संबंध नहीं बनेगा, तब तक आप उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रबंध का यह सार होता है, मतलब समन्वय प्रबंध का सार होता है, पूरा सारांश होता है। बिना समन्वय के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्लियर। आपकी टीम एकजुट होकर जब तक काम नहीं करे, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो काम कौन करता है, समन्वय करता है। कौन सा करता है, समन्वय करता है। क्लियर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध का महत्व। क्या होता है प्रबंध का महत्व, मतलब उससे प्रबंध से क्या क्या हमको फायदा होता है, मतलब लाभ कह लो या महत्व कह लो या लगभग उद्देश्य कह लो। ठीक है, तो दोनों में, तीनों में क्वेश्चन काम आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट है प्रबंध की प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग का मतलब क्या होता है दोस्त, कि प्रबंध के द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी, समय का सही और संतुलित उपयोग किया जाता है। एक कुशल प्रबंध के माध्यम से ही हम प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग कर सकते, चाहे वो भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, साहस हो, संगठन हो, कुछ भी हो, इन सबका मतलब सही ढंग से प्रयोग केवल एक कुशल प्रबंध के माध्यम से ही संभव है। अगला हमारा पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट आता है क्या बेटा, उपक्रम का विकास। काय का विकास बेटा, उपक्रम का विकास। प्रभावी प्रबंध से ही व्यवसाय का विस्तार होता है, नवाचार होता है और लाभों में वृद्धि होती है। अगर प्रबंध अच्छा रहेगा, कुशल रहेगा, सही ढंग से अगर प्रबंध किया जाएगा, तो व्यवसाय का विस्तार होता है, व्यवसाय फैलता है, चारों तरफ व्यवसाय की ख्याति फैलती है। दूसरा नवाचार होता है। नवाचार का मतलब क्या होता है बेटा, नए नए परिवर्तन हम व्यवसाय में कर सकते हैं, आधुनिक तकनीकों को हम अपना सकते हैं और हम अपने लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये केवल किसके माध्यम से संभव है, कुशल प्रबंध के माध्यम से ही संभव है। क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है बेटा, तीसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, रोजगार में वृद्धि करना। काय में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना। एक कुशल प्रबंध के माध्यम से नए उपक्रमों और उपक्रमों की स्थापना से रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। यदि प्रबंध सही ढंग से किया जाता है और कुशलता पूर्वक लागू किया जाता है, तो इससे व्यापार में नए नए उद्योग आते हैं, नए नए उपक्रमों की स्थापना होती है, नई नई कंपनियां, फर्में खुलती हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रोजगार मिलता है। अब रोजगार मिलेगा तो लोगों को जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और देश का विकास भी होगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, अगला पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धा का सामना। भाई आज का आधुनिक युग है, कंपटीशन का दौर है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। यदि हमको कंपटीशन अगर फेस करना है ना बेटा, तो आपके प्रबंध में क्वालिटी होना चाहिए, आपकी व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए। मान लेते हैं आपके बाजू में दुकान है, किसी दूसरे व्यक्ति ने सेम दुकान डाली, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आज के समय में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रबंध गुणवत्ता में सुधार करता है, लागत नियंत्रण करता है, आधुनिक तकनीकों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मदद करता है। यदि आपका प्रबंध अच्छा है तो आपकी गुणवत्ता में सुधार होगा, आपकी लागतें कम होंगी, आधुनिक तकनीकों को हम अपनाएंगे, जिससे हम मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है बेटा कौन सा, पांचवा और लास्ट पॉइंट हमारा, लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति। प्रबंध किया ही इसलिए जाता है ताकि हम समय रहते लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत उचित योजना बनाना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से लक्ष्य समय पर प्राप्त किए जाते हैं। तो एक कुशल प्रबंध के माध्यम से ही हम समय रहते लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए हैं। एक बार जल्दी जल्दी फटाफट का रिवीजन देख लेते हैं। चले पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है बेटा प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग बेटा, कुशलता उपयोग संभव होता है केवल किसके माध्यम से, प्रबंध के माध्यम से ही होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दो खत्म करो, चलो, प्रबंध के उत्तरदायित्व, मतलब प्रबंध की जिम्मेदारियां। प्रबंध की जिम्मेदारियां कौन कौन के प्रति हैं,
आखिर प्रबंध किस लिए जरूरी है, किस किस के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा, पहला पॉइंट हमारा अंशधारी। अंशधारी कौन होते हैं? अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो प्रबंध की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये अंशधारी के हितों की रक्षा करे। कुल मिला के भाई अंशधारी को क्या चाहिए? लाभांश चाहिए, और पूंजी हम कह सकते हैं सही समय पर उनके लाभांश का भुगतान करे। कौन करे? प्रबंध। ये प्रबंध की जिम्मेदारी बनती है कि भैया उनको सही समय पर लाभांश का भुगतान किया जाए और सही समय पर उनकी पूंजी को वापस किया जाए। अगला पॉइंट हमारा जो आता है बेटा, अगला पॉइंट का नाम है हमारा कौन सा? कर्मचारी। मतलब एक प्रबंध का कर्मचारी के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि कर्मचारी जो होते हैं वो कंपनी के बेटा बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर कर्मचारी ने काम करना बंद कर दिया तो कंपनी ठप हो जाएगी। तो भाई कर्मचारी के लिए क्यों जरूरी है? उसका क्या दायित्व बनता है कि भैया उनको सही समय पर वेतन मिले। क्या मिले? वेतन मिले, बोनस मिले। इसीलिए वो कर्मचारी को मतलब दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रबंध की कि सही टाइम पर उनके वेतन और बोनस का भुगतान किया जाए। क्लियर? अगला पॉइंट आता है बेटा कौन सा? तीसरा पॉइंट आता है ग्राहकों के प्रति। अब ग्राहक ही भगवान है। कहने का मतलब क्या होता है भाई? बिना ग्राहक के कोई भी व्यापार चल ही नहीं सकता है। आपको कस्टमर से हैंडल करना पड़ेगा। तो कस्टमर को संतुष्ट करना एक प्रबंध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भैया वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करे, है ना, उनका फीडबैक ले, उनसे पूछे, उनकी रुचि के हिसाब से कोई भी चीज का उत्पादन करे। क्लियर? तो ये प्रबंध की जिम्मेदारी बनती है ग्राहकों के प्रति। ग्राहक क्यों? क्योंकि ग्राहक ही क्या करते हैं? वस्तुओं को बढ़ाते हैं और आपके मतलब माल को खरीदते हैं। क्लियर? चले अगला पॉइंट हमारा आता है बेटा, अगला पॉइंट आता है समाज। समाज के लिए प्रबंध क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका व्यवसाय समाज में ही तो चलता है। समाज के लोग ही तो आपका व्यवसाय को खरीदते हैं, प्रमोट करते हैं। यदि समाज अगर संतुष्ट नहीं होगा तो आपका व्यापार जल्दी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो समाज के लिए क्या भैया आप क्या देते हो? समाज को रोजगार। क्या देते हो बेटा? रोजगार देते हो। कहने का मतलब है कि भैया आप प्रबंध का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि भैया आप समाज में आपने क्या काम किया। क्लियर? चले अगला पॉइंट हमारा आता है कौन सा? सरकार। सरकार के प्रति मतलब प्रबंध का सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व है। भाई सरकार क्या है? भाई आपकी वित्तीय विवरण के हिसाब से जो लाभ प्रमोट किया जाए तो उस लाभ के हिसाब से सरकार क्या लगाती है? कर लगाती है, टैक्स लगाती है, कर का भुगतान। तो सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो प्रबंध का एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को सही समय पर टैक्स का भुगतान किया जाए। क्लियर? अगला छठवां पॉइंट हमारा आता है बेटा कौन सा? छठवां पॉइंट हमारा आता है विनियोगकर्ता। विनियोगकर्ता कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसा व्यवसाय में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है तो उनकी जो पूंजी है उनको पूंजी और लाभांश का सही समय पर भुगतान किया जाए। ये किसका काम है? प्रबंध का। ये प्रबंध की जिम्मेदारी है। क्लियर? अगला आता कौन सा? सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता कौन होता है बेटा? आपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो कंपनी को उधार माल सप्लाई करता है, कुल मिला के कच्चा माल सप्लाई करता है। अगर माल रोक दिया तो कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो भैया इनके कच्चे माल की पेमेंट रोके ना, कंपनी सही समय पर भुगतान करे, तभी ये हो सकता है। ये प्रबंध की जिम्मेदारी बनती है, प्रबंध के उत्तरदायित्व बनता है कि इनका हितों की रक्षा करे। ये प्रबंध के पक्षधर होते हैं। क्लियर? तो एक बार में आप देख लें तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले कौन होता है? अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, समाज, सरकार, विनियोगकर्ता। अंशधारी काय के लिए? भैया लाभांश और पूंजी के लिए। कर्मचारी वेतन और बोनस के लिए। ग्राहक किसके लिए? भाई आपके ग्राहक सुविधाओं के लिए, क्या क्या फायदा हो रहा है। फिर समाज के लिए रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सरकार टैक्स के लिए। विनियोगकर्ता अपना ब्याज और पूंजी की वापसी के लिए। फिर अपना आता है आठवां कौन सा बनता? सातवां पूर्तिकर्ता, जो कंपनी को उधार माल सप्लाई करता है, उसकी पेमेंट के लिए वो भी देख सकता है। ये प्रबंध की जिम्मेदारी बनती है। क्लियर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अभी मैंने आपके 5 क्वेश्चन में क्लियर करा दिए गए हैं, जो सबसे टॉप क्वेश्चन चैप्टर के, इनको आप तैयार करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, वो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।